हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सीखना चाहते हैं, उसमें आपको डाउट है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव रहने वाली है। मैं आपको सिखा दूंगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, कहाँ अप्लाई करते हैं, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इन टुडेज क्लास। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो मैंने जैसे अपनी रिसर्च करी और नोट्स बनाए हैं, तो उसमें मैंने ये नोटिस किया कि जब एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है मतलब फ्रैक्शन होता है, क्योंकि देखो इसके नाम में ही क्या आ रहा है, फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्ट्स में हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर में कोई चीज़ होती है। देखो, एक टाइप तो ये है कि न्यूमरेटर में कोई चीज़ होती है और उसके डिवाइड में आपको नीचे क्या मिलेंगे, फैक्टर्स मिलेंगे, जैसे x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इस तरह के। प्लस में भी मिल सकते हैं, बस नीचे फैक्टर्स मिलेंगे इस तरीके से। इन फैक्टर्स को मैं अलग अलग कर सकता हूं, कैसे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन, सारे फैक्टर्स को मैंने a b c के नीचे अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है, और जो ये ए बी सी हैं ये कांस्टेंट्स हैं, जो मैं आगे बताऊंगा आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जहां हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, अब हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्योंकि अब जो ये पार्ट्स बनेंगे ए बी सी, कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद और पुट करने के बाद वो ईजी बनेगा और आप इजीली उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। इसीलिए हम इस फॉर्म को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। सेकंड बात देख लेते हैं क्या है। देखो, एक तो ऐसे हो गया, ऐसे भी तो हो सकता है कि आपको ऐसे ये फॉर्म मिल जाए, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस सी का क्यूब और एक्स माइनस बी। अगर ऐसे मिल जाए तब क्या करेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही ए बी सी डी ई एफ जी आगे चलते रहेंगे। जैसे देखो, एक्स माइनस ए का स्क्वायर है, तो पहले हम x माइनस ए को लिखेंगे और फिर x माइनस ए का स्क्वायर लिखेंगे। मतलब 1 से उस डिग्री तक जाएंगे जितनी डिग्री उस फैक्टर की है। जैसे अगर अब देखो, यहाँ पे x माइनस सी रेज टू पावर 3 है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, c अपॉन एक्स माइनस सी, सी अपॉन एक्स माइनस सी नहीं, अब तो d आएगा ना, तो d अपॉन, क्योंकि अल्फाबेट्स की कमी तो है ही नहीं हमारे पास, x माइनस सी का स्क्वायर, और कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे, e अपॉन एक्स माइनस सी का क्यूब। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब x माइनस बी नॉर्मल है, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे उसको नॉर्मली x माइनस बी लिख देंगे और अलग अलग इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, और ए बी सी डी ई एफ क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट्स, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि नीचे जो आपके इनके साथ dx रहेगा, नीचे जो आपके फैक्टर्स बन रहे हैं इनमें ऐसा भी तो कोई फैक्टर आ सकता है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी। मतलब एक ऐसा फैक्टर आ जाए, एक ऐसा फैक्टर आ जाए जो फर्दर फैक्टराइज ना हो, जो फर्दर मतलब आगे फैक्टराइज ना हो, और अंदर ब्रैकेट के अंदर, देखो यहां पे ब्रैकेट के बाहर था एक्सपोनेंट, यहां पे ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर आ जाए, ठीक है ना, या हाँ स्क्वायर आ जाए ब्रैकेट के अंदर, आगे फैक्टराइज ना हो। ठीक है, इसको आगे तोड़ा नहीं जा सके, तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान सा प्रोसीजर है, a अपॉन एक्स माइनस ए जो नॉर्मल है उसको नॉर्मल लिख लेंगे, प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब जिसमें स्क्वायर है ना उसमें बी एक्स प्लस सी लगा देंगे न्यूमरेटर में। ये इसमें नई चीज़ थी, इसको स्टार बना के आप नोट डाउन कर सकते हो। और अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये ही मोटा मोटी एक मैंने आपको बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है
कि कैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब एक फ्रैक्शन था, आपने उसको छोटे छोटे फ्रैक्शंस में तोड़ लिया, एक बड़े फ्रैक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। देखो जैसे यहाँ पे एक फ्रैक्शन था, यहाँ पे देखो 3 छोटे फ्रैक्शन बना लिए। यहाँ पे एक फ्रैक्शन था, यहाँ पे हमने 6 छोटे फ्रैक्शन बना लिए। तो ऐसे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद जो आपका फंक्शन है वो इंटीग्रेबल हो जाता है। आसानी से आप फॉर्मूला लगा के या सब्स्टिट्यूशन करके आसानी से अपना इंटीग्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इस चीज को और अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड x+1 डिवाइड बाई x+2 डिवाइडेड बाई x+3। अब इसको सॉल्व करने का ऐसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग में नहीं आता है कि अब क्या फॉर्मूला लगाएं, क्या चीज करें, और ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम फ्रैक्शन को पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो देखो ये कौन सा टाइप बन गया, ये फर्स्ट टाइप ही बन गया, ये वाला। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे अब, ठीक है। अब चलो इसको, अब इंटीग्रेशन बाद में होगा, पहले इसको अच्छी फॉर्म में लेके आएंगे, एक सुंदर सी फॉर्म में, जिससे कि इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट, इसकी फॉर्म को अच्छा बनाएंगे। इंटीग्रेशन बाद में होगा, फॉर्म को अच्छी फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखो x+1 पे हम काम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, x+2 x+3, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिखा जा सकता है a/x+2 प्लस b/x+3, ऐसे लिख दिया। इस फॉर्म को आपको दिमाग में रखना है, ये जो फॉर्म बनी है इसको आपको दिमाग में रखना है। इसी में हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, इसी में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ये वाली फॉर्म, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अगर आप, अब दोनों तरफ आप एलसीएम, देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ करना ही नहीं, राइट हैंड साइड में अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका क्या आएगा, x+2 x+3। अब x+2 से x+2 तो हट जाएगा, तो यहां पे आएगा ax+3 और यहां पे कितना आएगा, bx+2। लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर मैं लिखूं, ये एज इट इज रहेगा। इससे क्या हो जाएगा आपका, इससे ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या आया, x+1 इज इक्वल टू, ए को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो ax+3a प्लस bx+2b हो गया। अब x+1 इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, x के कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट नंबर को लेफ्ट और राइट हैंड साइड से कंपेयर कर दूंगा, जिससे कि मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं और उसको इसी बॉक्स में पुट कर सकूं। अब x, ये रहा x, तो मैं a प्लस b आ गया, x मेरा क्या आ गया बाहर कॉमन। अब जो बचा 3a+2b, ये क्या बचा, कांस्टेंट बचा। ये क्या है, कांस्टेंट। x के साथ वाला क्या है, a+b, यहां पे x के साथ क्या है, कोफिशिएंट x का 1, तो मेरी a+b की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और 3a+2b की वैल्यू मेरी भी, ये भी मेरी क्या हो गई, 1। ओके, अब मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन कुछ भी लगा लो, जिससे कि आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओ। मैं क्या करता हूं, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं दोनों तरफ। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2a+2b इज इक्वल टू 2। अब मैं इक्वेशन 1 इसे मान लो, इक्वेशन 2 इसे मान लो। 1 में से 2 माइनस कर देता हूं, 1 में से 2 जब मैं माइनस करूंगा तो 3a+2b इज इक्वल टू 1, और 2 क्या है, 2a+2b इज इक्वल टू 2। माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा सबका, और यहां पे आ जाएगा a, ये कैंसिल, और ये आ जाएगा -1। a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1। a की वैल्यू -1 है तो आप यहां पे पुट कर लो a की वैल्यू -1, तो b की वैल्यू राइट हैंड साइड में -1 जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 आ गई। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2। a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1, और b की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये होती है कोफिशिएंट्स a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना। ध्यान रखें, अभी तक हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं किया है, पहले मैं
अपने फंक्शन को एक ऐसी फॉर्म में लेके आऊँगा जिससे कि इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाए। अभी आप देखेंगे जो मैं फॉर्म लिखूंगा उसका इंटीग्रेशन आप चुटकियों में कर पाएंगे, क्योंकि ये जो गिवन फंक्शन है इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्वेश्चन का मेन मकसद था। इंटीग्रेशन तो जिसको फॉर्मूला आता है वो कर ही लेगा। चलते हैं आगे। a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 2। अब मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ यहीं पे ही और कर लेता हूँ। अब ये मैंने ऑरेंज बॉक्स में क्यों किया था, क्योंकि देखो इसी में आपको वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये चीज़ इस तरह से लिखी जा सकती है कि x+1 डिवाइडेड बाई x+2 x+3। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a की वैल्यू -1 मतलब -1 अपॉन x+2 और b की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन x+3 लिख दिया। मतलब मेरा जो क्वेश्चन था अब वो क्या बन गया, अब मेरा जो क्वेश्चन है वो बन गया ये चीज, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी, ये बन गया मेरा क्वेश्चन। अब ये तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो अब मैं अपने क्वेश्चन को क्या लिख दूंगा, जो इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेशन -1 अपॉन x+2 -1 अपॉन x+2 बिल्कुल dx प्लस अलग अलग इंटीग्रेशन 2 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर लिख लो 2 को, 1 अपॉन x+3 dx। अब 1 ओवर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे 1 ओवर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब 1 अपॉन x+2 है तो इसका क्या हो जाएगा, log mod ऑफ x+2, क्योंकि 1 ओवर x का इंटीग्रेशन log mod x होता है। और यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, +2 log mod x+3 प्लस c, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो हमेशा कांस्टेंट जरूर आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट आप लगा दीजिए, ये आ गया आपका c। ठीक है, और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में भी पार्शियल फ्रैक्शन ही लगेगा, लेकिन जैसे ही आप डिनोमिनेटर में देखेंगे, डिनोमिनेटर में जो डिग्री है मतलब जो पॉलिनोमियल है वो 2 है, उसकी मैक्सिमम डिग्री, और ऊपर की भी 2 है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इंटीग्रेशन या पार्शियल फ्रैक्शन में ये होती है कि जब आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर की डिग्री, न्यूमरेटर डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर ऐसा नहीं है तो आप पहले न्यूमरेटर की डिग्री को कम करेंगे फिर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। इस चीज़ के बिना अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम है, तो सेम भी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए। किसी चीज़ को कम करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा डिवीजन। तो देखो x² + 5x + 6, इसको अब डिवाइड करेंगे किससे, x² - x - 12। इतना काम हो गया। ठीक है, x² - x - 12 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा भाई साहब, x² - x - 12। अब ये माइनस होगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये आ गया आपका 6x + 18। इतना ही काम करना था। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। डिविडेंड क्या है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, डिविडेंड क्या है आपका, ये रहा x² + 5x + 6, ये क्या है, डिविडेंड है आपका। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर
डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट, कोशेंट क्या है आपका 1 प्लस रिमाइंडर, ये होता है। ओके, होगी बात क्लियर? डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस ये होता है। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हो गया, अभी देखो ये हमने क्यों डिवाइड किया, डिग्री तो अब भी यहाँ पे दिख ही रही है बड़ी है, नहीं ध्यान से देखेंगे अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x को मैं ये चीज लिख सकता हूँ डिवाइड करने के बाद। तो चलिए अब मैं इंटीग्रेशन अभी भी नहीं, इंटीग्रेशन बाद में, पहले क्वेश्चन को तोड़ो थोड़ा सा। तो देखते हैं अब आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है, ये माइनस 12 है यहाँ पे, माइनस 12 है और मल्टीप्लाई बाई 1 है तो सेम आ जाएगा, ये आ गया, प्लस 6x प्लस 8। अब मैं इसको 6x प्लस 8 को अलग से लिख लूंगा और इसको डिवाइड को भी अलग कर लूंगा, मतलब नीचे मैंने अलग अलग करके लिख लिया इसको, नीचे तो सेम ही आएगा दोनों के, इसलिए मैंने सेम लिख दिया, 6 प्लस 8 को अलग लिख लिया। ऐसा करने से सीधा सीधा देखो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बन गया। और ये जो आपका फ्रैक्शन बना यहाँ पे फंक्शन का, यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि ऊपर जो पॉलिनोमियल है उसका जो डिग्री है वो 1 है और नीचे वाले का 2 है, तो न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो गया। यही हमारा मेन एम था, टारगेट था। इतना काम होने के बाद अब देखो ये इसका काम खत्म, क्योंकि इसको मैंने ऐसे लिख लिया पूरे को। तो अब यहाँ पे हमारी चीज क्या बनने वाली है, यहाँ पे तो 1 बचेगा, 1 प्लस 6x प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 हो गया। अब इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो अलग अलग आप इस पे इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ पे भी dx आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी dx आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, इस फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन करना तो बहुत आसान है, 1 का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, x ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस रूट 6x प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब आप देखेंगे कि सर डिवाइड में पहले आपने जो बताया था वहां पे तो फ्रैक्शंस थे इस तरह से, ये तो फ्रैक्शंस थे, लेकिन अब यहाँ पे तो फ्रैक्शन है ही नहीं। अब फ्रैक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके फ्रैक्शन बना लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके फ्रैक्शन आपको बनाने पड़ेंगे। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि क्वेश्चन हमने ठीक लिखा है। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, या फिर ठीक है इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, इसको मैं यहां पे कर लेता हूं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके, है ना। कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे 12y और वैसे बनाए तो 4 और 3 का कॉम्बिनेशन, बढ़िया कॉम्बिनेशन है, तो माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, x कॉमन तो x माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन तो x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन तो यहाँ पे x प्लस 3, ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो जिस क्वेश्चन को देख के आपको अब डर लग रहा था, अब देखो अब मैं ये नहीं लिखूंगा बार बार, अब मैं सिर्फ इस पे काम करूंगा, ठीक है। अब ये वाला क्या आ गया, ये इस पे काम करूंगा, तो अब ये वाली सिचुएशन क्या बन गई मेरी, 6x प्लस 8 डिवाइड बाई x माइनस 4 x प्लस 3। ओके, अब जो न्यूमरेटर है मेरा वो 6x प्लस 8 है, डिनोमिनेटर मेरा x माइनस 4 x प्लस 3 है। अब ये तो वही फॉर्म बन गई जैसे क्वेश्चन हम पहले करते आ रहे थे, अब तो कोई मसला ही नहीं है, अब तो बड़ी आसानी से आप आराम से देखो यही फॉर्म बन गई, ऐसे ABC की फॉर्म में चेंज करो और कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 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 आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा देख लेना है, ऊपर से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर आप ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन तो यहाँ पे 3x प्लस क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। और भी कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, 6x प्लस 8 में से तो यही कॉमन आ रहा है, 6x प्लस 8, ये 18 है क्या, 18 है क्या ये, एक मिनट चेक करो भाई, 6x प्लस ये तो 18 है, यस यस, देखो यहाँ पे ये 18 है, यहाँ पे ये 18 है और यहाँ पे ये भी 18 है, तो 18 है तो यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा x प्लस 3।
उससे क्या होगा, नीचे जो पार्ट्स बन रहे थे वो पार्ट्स ही खत्म हो गए, ये खत्म हो गया पार्ट। अब आपका क्वेश्चन क्या बचा, इंटीग्रेशन 6/x-4 dx। ये तो बहुत आसान बात हो गई, आसान बात हो गई। तो अब तो आगे हमें करना ही नहीं है कुछ, पार्ट्स भी नहीं लगाना, क्योंकि 6 तो बाहर आ जाएगा। 1/x-4 लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है डिवीजन में, तो हम लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीनियर नहीं होता तो उसको ऊपर लाके एक्सपोनेंट को, मतलब उसकी पावर को माइनस में करके x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1 का फॉर्मूला लगाते। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, log mod x-4 हो गया 6 log mod x-4 प्लस c। और इसके साथ में क्या चल रहा था, यहाँ पे जो x आया आपका, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा x प्लस 6 log mod x-4 प्लस c विल बी योर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक और टाइप देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी एक छोटी सी चीज बतानी थी, नीचे x² + 1 है, आप इसको फर्दर आगे ब्रेक नहीं कर सकते, मोर फैक्टराइजेशन इसमें आगे आप नहीं कर सकते। ठीक है, मोर फैक्टराइजेशन इसमें आप आगे नहीं कर पाओगे। तो ये जो आपकी फॉर्म बनेगी, ये कैसी फॉर्म बनेगी, इस फॉर्म को आप कैसे चेंज करेंगे, देखिए x+1 इंटीग्रेशन बाद में, पहले क्वेश्चन का ट्रांसफॉर्मेशन x² + 1 x। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a/x प्लस, जब मैंने बताया था कि जब ये फॉर्म बनती है, नीचे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर आ जाए, x², इस तरह की फॉर्म जो बनती है, तो हम क्या लगाते हैं, उसके ऊपर क्या लिख देते हैं, bx + c। वही काम आपको करना है, तो यहाँ पे आप लगा देंगे bx + c डिवाइडेड बाई x² + 1x। इतना काम आपको करना है। इतना काम करेंगे तो आपको पता है आगे जाके डिनोमिनेटर से तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, एलसीएम लेंगे तो x² + 1, 2 बार मैंने x लिख दिया, x तो एक ही बार आएगा। ठीक है, x² + 1 एलसीएम लेंगे जब ऐसे, अरे भूल जाते हो आप, x² + 1 ये हो गया। अब यहाँ पे आएगा bx + c मल्टीप्लाइड बाई x। लेफ्ट हैंड साइड में तो सेम चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, सेम, तो ये इससे ये कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आ गया, x + 1 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, x को कंपेयर कर लो, x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ax² + a प्लस bx की मल्टीप्लाई x से bx² प्लस cx। इतना हो गया। ध्यान में कौन सी बात रखनी है भाई साहब, ध्यान में रखनी है आपको ये बात, क्योंकि यहीं पे हम लास्ट में क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में वैल्यूज पुट करेंगे इसी फॉर्म में, ठीक है ना, ऑरेंज वाली में, a और b की वैल्यू निकालने के बाद। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो है ही नहीं x², तो अगर मैं यहाँ से x² को कॉमन ले लेता हूँ तो a + b x² आ जाएगा। उसके बाद cx, x का कोफिशिएंट c है, और a तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में देखूँ तो कांस्टेंट तो a है, a किसके इक्वल है, 1 के, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई a की वैल्यू। अब x² तो है ही नहीं, तो a + b, यहाँ पे अगर मैं x² लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0.x², तो a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। a + b की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब a की वैल्यू तो 1 थी, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो a और b की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब c की वैल्यू रहती है, c x है, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो c की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 1। क्लियर होगी बात, बताइए, क्लियर होगी बात। अब यही वैल्यूज मैं a b c की यहाँ पे पुट कर दूंगा, a b c, और फिर इंटीग्रेशन कर दूंगा। देख लेते हैं कैसे। आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, a/x, a की वैल्यू कितनी है, 1। क्वेश्चन आपका बन गया 1/x dx प्लस bx प्लस, क्योंकि इसको इंटीग्रेट ही तो करना था, बस इंटीग्रेशन लगा दो सबके साथ, 1/x dx प्लस b की वैल्यू कितनी थी, -1, और c की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 इसका dx। इतना हो गया, ये हो गया। अब 1/x का तो आप जानते हैं, बहुत सिंपल है, log mod x। अब बात आती है इसकी, इस पे क्या किया जाए, ठीक है ना। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, अलग तो हमने कर लिया इसको,
अब सबसे पहले देखो, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, बिल्कुल कम है, तो काम तो हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है। न्यूमरेटर की डिग्री हमारी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगी। अब हमें ये देखना है कि कुछ चीज़ हम क्या पुट करके कोई काम निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ हम पुट करके क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है। अब यहाँ पे आप इसको और भी तो आगे तोड़ सकते हो। अभी देखो इसका तो काम हो गया कंप्लीट, इतना ही आ गया। अब इसको कैसे तोड़ सकते हो और आगे, इसको ऐसे लिख लो -x/x²+1, और इसको भी लिख लो अलग से 1/x²+1। देखो अब ये थोड़ा आसान लग रहा है ना, ठीक है। अब ये तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया आपका 1/x²+1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 डिवाइडेड बाई x²+1 किसका फॉर्मूला बनता है, ये बन जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x+c। फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, इसका आपका क्या बन जाएगा tan इनवर्स x+c। अब ये बचता है मेरे पास ये वाली चीज, इसको कैसे करूंगा मैं, इसको आप कैसे कर सकते हैं, x² को t मान लो, x²+1 को t मान लो, पूरे को क्या दिक्कत है, x²+1 को t मान लो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट 2x 1 का 0 dt का dt/dx। यहां से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे dx को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, 2x dx इज इक्वल टू dt, या फिर dx की वैल्यू अगर मैं निकालू dt/2x, ये आ गई। अब यही चीज कर लो यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे तो dx तो चलता ही है साथ में, माइनस यहाँ पे बाहर निकाल लो, बाहर बाद में लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो बना आपका dx की वैल्यू dt/2x बनी, dt/2x। x²+1 को आपने t पुट कर लिया और यहाँ पे x बचा, x से ये x कैंसिल हो गया, 2 बाहर ले आओ क्योंकि कांस्टेंट है तो -1/2 हो गया, 1/t बचा, 1/t, ठीक है जी। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 log mod t, और t की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो -1/2 log mod में क्या था t की वैल्यू आपने ली x²+1, तो x²+1 ये आ गया। तो जो कंप्लीट आंसर आपका बन जाएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 2 पार्ट्स में हमने तोड़ा था, इस पार्ट में, इस पार्ट में, और इस पार्ट को फिर फर्दर 2 पार्ट में तोड़ा था, ये वाला और ये वाला। इस पार्ट का आपका आंसर आ गया log mod x प्लस इस वाले पार्ट का आपका क्या आंसर आ गया था, tan इनवर्स x, लास्ट वाले का tan इनवर्स x+c, और इस वाले का कितना आया था, यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस कर लो, -1/2 log mod x²+1, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, log mod x -1/2 log x²+1 tan इनवर्स x+c। बिल्कुल ठीक है, क्लियर होगी बात। तो आई होप आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा। जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए सेशन, क्योंकि बुक में से जब आप डायरेक्टली पढ़ोगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। जब डायरेक्ट कोई टीचर आपको बताता है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए आरकेसी मैथ्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।